देखिए, दल शिक्षण यानी कि टीम के द्वारा टीचिंग करवाना। दल यानी कि टीम, शिक्षण यानी कि टीचिंग। टीम गठित करके यानी कि 2-4 टीचरों की टीम बनाकर एक क्लास का पूरी का शिक्षण करवाया जाता है, उसे कहते हैं हम दल शिक्षण, टीम टीचिंग। ठीक है। दल शिक्षण क्या है कि दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण कार्य करवाते हैं। एक कक्षा में 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक साथ ही आते हैं और वो एक साथ ही मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दल शिक्षण कहते हैं। इस विधि का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इस विधि का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले दल शिक्षण का विकास हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये इसका प्रयोग सबसे पहले 1965 में अमेरिका में एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जहां पर इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे चलिए। अब दल शिक्षण की परिभाषाएं देखिए। दल शिक्षण अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है। अपनी ट्रिक यही रहेगी, ये आप याद करो, एक प्रविधि है। ये किसकी परिभाषा, इसको हम उसके साथ जोड़ देंगे। एक प्रविधि है, आगे लिखो, जिसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपने कौशल व शिक्षण योजना का प्रयोग छात्रों के समूह को शिक्षण करवाने में करते हैं। और ये परिभाषा किसकी है, कार्लो ऑल्सन की। किसकी परिभाषा ये, कार्लो ऑल्सन। तो आप इसमें याद रखेंगे, एक प्रविधि है कार्लो ऑल्सन, या यहाँ से भी कर सकते हो कि अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है। ये परिभाषा किसकी है, कार्लो ऑल्सन की। नेक्स्ट दूसरी परिभाषा लिखिए आप, दल शिक्षण की दूसरी परिभाषा। दल शिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों को कुछ छात्र सौंपे जाते हैं, और यही अपनी ट्रिक है, कुछ छात्र सौंपे जाते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लें, सौंपे जाते हैं। शिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। 2 या 2 से अधिक होती है। ये परिभाषा किसकी है, अपने सैपलिन तथा ऑल्ड की। सैपलिन तथा ऑल्ड की परिभाषा है। तो आप याद रखें, कुछ छात्र सौंपे जाते हैं, स से याद कर लो, सैपलिन। कुछ छात्र सौंपे जाते हैं, लेकिन कैसे, बिल्कुल सैपलिन तथा ऑल्ड की परिभाषा ही है।
और आगे देखो इधर थी ए अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है कार्लो ऑल्सन। कुछ छात्र सौंपे जाते हैं शेपलिन तथा ऑल्ड महोदय की परिभाषा है। तीसरी परिभाषा लिखिए आप, दल शिक्षण एक ऐसा संगठन है, यही अपनी ट्रिक है भाई, इसी लाइन से हमें परिभाषा याद रखनी है। दल शिक्षण एक ऐसा संगठन है जिसमें शिक्षक अपने छात्रों की कर लेना, जिसमें शिक्षक अपने छात्रों की आवश्यकताओं एवं विद्यालय की सुविधा के अनुरूप कार्य योजना का निर्माण कर एक टोली के रूप में शिक्षण कार्य करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? ये है अपने डेविड बारविक। ये लो, ये तीन परिभाषाएं याद होगी अपने। दल शिक्षण एक ऐसा संगठन है, डेविड बारविक। भाई पूरी परिभाषा याद नहीं रहती है अपने को, तो वहाँ पर क्वेश्चन सही करना है तो आप एक एक लाइन याद कर लो। इसमें याद करनी है अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है, किसकी है? कार्लो ऑल्सन। दल शिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों को कुछ छात्र सौंपे जाते हैं शेपलिन तथा ऑल्ड। और लास्ट में दल शिक्षण एक ऐसा संगठन है, डेविड बारविक। ये अपने तीनों परिभाषाएं याद हो गई हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब लिखो आप विशेषताएं, दल शिक्षण की विशेषताएं। दल शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या है देखिए। दल शिक्षण की विशेषताएं लिखिए आप। विशेषताएं, पहली विशेषता लिखिए, एक कक्षा को दो या दो से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं। दूसरी विशेषता लिखिए आप इसकी, शिक्षण का दायित्व किसी एक व्यक्ति का न होकर पूरे समूह का होता है। नेक्स्ट, अध्यापक की विशिष्ट योग्यताओं का लाभ छात्रों को मिल जाता है। नंबर 4, कक्षा कक्ष
प्रबंधन में कुशलता होती है। और इसकी पांचवी विशेषता है कम समय में अधिक विषय वस्तु का शिक्षण कराया जा सकता है। आप देखिए, इनको एक बार समझ लीजिए, फिर लिख लेना, नहीं लिखा हो जो। इसकी विशेषताएं हैं दल शिक्षण की। पहली, एक कक्षा को 2 या 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं, यानी कि 2 से कम शिक्षक नहीं होते हैं। 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होते हैं, उसे हम दल शिक्षण कहते हैं। दूसरी विशेषता है कि शिक्षण का दायित्व किसी एक व्यक्ति का न होकर पूरे समूह का होता है। जो शिक्षक वहाँ 5 शिक्षक गए पढ़ाने, 3 गए या 4 गए, तो वहाँ एक ही व्यक्ति का काम नहीं कि वही पढ़ाएगा, सभी का दायित्व होता है। सभी शिक्षक वहाँ पर उसको पढ़ाते हैं, यानी कि पूरे समूह का दायित्व होता है शिक्षण कराने का। अध्यापक की विशिष्ट योग्यताओं का लाभ छात्रों को मिल जाता है। अब जैसे एक अध्यापक में अलग प्रकार की विशिष्ट योग्यता है, दूसरे में अलग प्रकार की विशिष्ट योग्यता है, तो सारे मिलकर जब एक साथ पढ़ाते हैं तो उनको सभी अध्यापकों की विशिष्ट योग्यताओं का लाभ छात्रों को मिल जाता है। अलग अलग अध्यापकों में अलग अलग विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। कक्ष प्रबंधन में कुशलता। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। एक अध्यापक मान लो इधर पढ़ा रहा है तो बच्चे उधर अनुशासन बिगाड़ते हैं, लेकिन जब 2-3 अध्यापक होते हैं तो बच्चों की हिम्मत नहीं होती कि वो इधर उधर अनुशासन बिगाड़ सके, क्योंकि 1-2 टीचर पीछे खड़े होते हैं, वो उनका ध्यान रखते हैं। एक टीचर अनुशासन बनाने में रहता है, एक टीचर दूसरे काम में रहता है, एक टीचर पढ़ाने में रहता है, तो बच्चे अनुशासनहीनता नहीं करते और कक्ष का प्रबंधन कुशल हो पाता है, अच्छे से मैनेजमेंट हो जाता है कक्षा का। कम समय में अधिक विषय वस्तु का शिक्षण कराया जा सकता है, क्योंकि बाकी और चीज़ों में ध्यान देने की जरूरत नहीं होती जब शिक्षक दल शिक्षण के तहत पढ़ाता है, क्योंकि बाकी दूसरे टीचर और सहयोग करते रहते हैं, तो वहाँ पर कम समय में भी अधिक विषय वस्तु का ज्ञान कराया जा सकता है। ये अपने दल शिक्षण की विशेषताएं हुई। एक कक्षा को 2 या 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं। शिक्षण का दायित्व किसी एक व्यक्ति का न होकर पूरे समूह का होता है। अध्यापक की विशिष्ट योग्यताओं का लाभ छात्रों को मिल जाता है। कक्ष प्रबंधन में कुशलता होती है। कम समय में अधिक विषय वस्तु का शिक्षण कराया जा सकता है। देखिए आगे दल शिक्षण के प्रकार। हमने दल शिक्षण की परिभाषा पढ़ी। दल शिक्षण किसे कहते हैं, दल शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या है, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं दल शिक्षण के प्रकार। मुख्यतः इसको 3 प्रकारों में बांटा जाता है कि दल शिक्षण में दल का नियोजन 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से किया जा सकता है। देखिए आप, पहला नियोजन करने का तरीका है कि एक विद्यालय के एक ही विषय के शिक्षकों का दल। मान लो एक विद्यालय में हिंदी के 2-3 शिक्षक हैं, तो उनका सभी का दल बना लिया जाएगा। तो एक तो तरीका ये है दल शिक्षण करवाने का। दूसरा क्या है कि एक विद्यालय के विभिन्न विषयों के शिक्षकों का दल, अलग अलग सब्जेक्ट के शिक्षकों को लेकर भी दल बनाया जा सकता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, सामाजिक 2-3 विषय आर्ट्स के ले लो, साइंस मैथ वाले सब्जेक्ट के अलग ले लो। तो इस प्रकार से भी एक विद्यालय के विभिन्न विषयों के अध्यापकों के द्वारा भी दल बनाया जा सकता है। तीसरा इसका प्रकार है कि विभिन्न विद्यालयों के एक ही विषय के शिक्षकों का दल। आसपास के 4-5 विद्यालय हैं, उन सभी के एक ही सब्जेक्ट के शिक्षकों को बुलाकर दल बनाकर उनके द्वारा भी शिक्षण करवाया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार हैं इसके, कि या तो एक विद्यालय के एक विषय के शिक्षकों का दल, या एक विद्यालय के विभिन्न विषयों के शिक्षकों का दल, या विभिन्न विद्यालयों के एक विषय के शिक्षकों का दल बनाया जा सकता है। इनके इस प्रकार 3 प्रकार से दल का नियोजन किया जा सकता है। इनके दल 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। चाल बजे गाना गिला रहे हैं फुटो। देखो, दिमाग को स्थिर करने का ये बहुत अच्छा मौका है आपका। डीजे चलते रहे, डीजे की आवाज़ आती रहे, फिर भी बच्चे ध्यान लगा के पढ़ लें तो वह बच्चा कहीं मात खा ही नहीं सकता। ठीक है, देखो दल शिक्षण के सत्र, दल शिक्षण के 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? नॉर्मल से समझे आप, नॉर्मल बात को ज़्यादा दिमाग में जोर देने की जरूरत है नहीं आपको। दल शिक्षण में 3 प्रकार के शिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही राइट करना है अपने को, पूछ ले कि दल शिक्षण में कितने प्रकार के सत्र होते हैं। आप बताइए 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सत्र होते हैं, जिसमें पहला होता है आम सभा सत्र,
दूसरा होता है लघु सभा सत्र, तीसरा होता है प्रयोगशाला सत्र। आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र, प्रयोगशाला सत्र। आम सभा, लघु सभा, प्रयोगशाला, आम सभा, लघु सभा और प्रयोगशाला सत्र। दल शिक्षण में 3 प्रकार के सत्र होते हैं, आम सभा, लघु सभा और प्रयोगशाला सत्र। हो गए याद, आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र, प्रयोगशाला सत्र। अब यहाँ किस किस का प्रयोग कैसे किया जाता है? पहला है आम सभा सत्र। एक विद्यालय की एक कक्षा के सभी छात्रों को एक स्थान पर बैठाकर शिक्षण कार्य कराया जाता है, यही आम सभा सत्र होता है। पहले दल बना लिया शिक्षकों ने, अब एक कक्षा को शिक्षण कराना है भाई आज, तो एक कक्षा के सभी छात्रों को बुला लिया जाता है, एक जगह बिठाकर उन सभी को शिक्षण कराया जाता है, वो क्या कहलाता है? आम सभा सत्र। जो भी अध्यापक उसमें जो जो चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं वो सब आके उसमें पढ़ा देते हैं, वो पूरा क्या हो गया? एक आम सभा सत्र हो गया। जैसे ही उन्होंने पढ़ा दिया पहले तो, अब आम सभा सत्र क्या हो गया? खत्म हो गया। तो कौन सा सत्र चलेगा अब? लघु सभा सत्र। लघु सभा सत्र यानी कि छोटे सभा, यानी कि छोटे, यानी कि बच्चों का छोटा छोटा ग्रुप बना लिया जाता है। इसमें देखिए कैसे, आम सभा सत्र में उपस्थित छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। आम सभा में मान लीजिए 50 छात्र थे पूरी क्लास में, सभी शिक्षकों ने मिलकर उनको पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद में फिर क्या होगा? उनको छोटे छोटे समूह में बांट दिया। 10-10 समूह में छात्र बढ़ जाए अलग अलग, 10 इधर हो जाए, 10 लड़कों का, 10 लड़कियों का, 10 तो 5 अलग अलग लघु हो गए उनके। अब लघु सभा सत्र में क्या होगा? छात्र संख्या कितनी रहेगी? 10 या 12 छात्र रहते हैं। मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सत्र उपयोगी होता है। प्रत्येक समूह का नियंत्रण एक शिक्षक करता है। आवश्यकता अनुसार शिक्षण सहायता सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि जो आम सभा सत्र में जो छात्रों को जो शिक्षण करवाया गया है, अब लघु सभा सत्र में छात्र उस शिक्षण का रिवीजन करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, आपस में वार्तालाप करेंगे, क्या उन्होंने समझा, क्या उनके समझ में नहीं आया, क्या चीज़ें जो उनको किस प्रकार से समझनी चाहिए, कैसे नहीं समझते। तो 10 बच्चे छात्र हैं, 10 छात्र अलग जाके वो डिस्कशन कर रहे हैं, एक अध्यापक भी उनके साथ है, जो चीज़ पूछ रहे हैं वो उससे पूछ लेंगे। मान लीजिए उनमें कोई मंदबुद्धि छात्र है जिसको कमजोर छात्र है पढ़ने में, तो उनके साथ रहेगा, तो अलग से जब वो बात करेगा तो अपने विचारों को रख सकेगा, रखेगा नहीं रखेगा, अपनी बातों को खुलकर कह सकता है। इसलिए ये जो लघु सभा सत्र होता है ना दल शिक्षण का, ये मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी माना गया है। कमजोर छात्र भी प्रतिभाशाली छात्रों के साथ बात करके खुद भी प्रतिभाशाली बन सकते हैं, तो मंद बुद्धि बालकों के लिए भी उपयोगी। मान लो कोई छात्र को आम सभा सत्र में कोई बात समझ में नहीं आई, जब शिक्षक ने पढ़ाया था वो झिझक के कारण पूछ भी नहीं पाया, तो अलग से जब प्रतिभाशाली छात्रों के साथ रहेगा, और यार कहीं बात ही नहीं पूछते क्या अपन, और यार कहीं बताए जो सर ना पूछ लेते हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, तो आगे समझ में आप लघु सभा सत्र में ये काम करेंगे। जब लघु सभा सत्र हो जाएगा उसके बाद होता है प्रयोगशाला सत्र। अब प्रयोगशाला सत्र हर एक सब्जेक्ट में नहीं होता भाई, जिन विषयों में प्रायोगिक विषय होते हैं ना, प्रैक्टिकल होते हैं, उनमें प्रयोगशाला काम आती है। साइंस मान लीजिए, आप दूसरे कोई भी प्रैक्टिकल के विषय मान लीजिए, उनमें फिर छात्र क्या करेंगे? चर्चा करने के बाद प्रयोगशाला में जाएंगे, लैब कहते हैं अपन, वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो जो चीज़ उनको समझाई गई उसका प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पर जाकर। लेकिन ये उन्हीं विषयों में जिन विषयों में प्रायोगिक शिक्षण करवाया जाता है, बाकी विषयों में नहीं। तो यही बात है यहाँ पर कि प्रयोगशाला सत्र, यह सत्र उन विषयों में आयोजित किया जाता है जिनमें प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिकल कार्यों की आवश्यकता होती है, उनमें ही करवाया जाता है और में नहीं करवाया जाता। इस सत्र में छात्र प्रयोगशाला में जाकर प्रायोगिक कार्य संपन्न करते हैं। प्रयोगशाला में जाकर वहाँ पर क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। फिर उसका आगे समझ में 3 सत्र बताए मैंने आपको, दल शिक्षण के आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र, प्रयोगशाला। आम सभा में सभी बच्चों को एक जगह बिठा लिया जाता है एक कक्षा में, और उनको शिक्षण करवाया जाता है। लघु सभा में फिर 10-10, 12-12 बच्चों के समूह बढ़ जाते हैं, एक शिक्षक उनके साथ होता है और उसमें वो आपस में उस विषय के बारे में चर्चा करके उस ज्ञान को मजबूत करते हैं। ठीक, फिर प्रयोगशाला सत्र यानी कि वो सब्जेक्ट जिनमें प्रायोगिक विषय होते हैं उनमें प्रैक्टिकल करने के लिए फिर प्रयोगशाला में छात्रों को ले जाकर क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल करवाया जाता है, यानी कि प्रायोगिक विषयों के लिए प्रायोगिक कार्य करवाया जाता है। आ गया समझ में आपको? ठीक है, आगे देखिए, दल शिक्षण विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है भाई। टीम के द्वारा टीचिंग करवाई जाती है, 4-5 शिक्षक मिलकर टीचिंग करवाते हैं। 2-3 सत्र होते हैं, आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। उनके माध्यम से अलग अलग चीज़ों का निवारण किया जाता है। अब आगे देखिए कि दल शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी।
भाई एक टीचर भी तो पढ़ा सकता है, पूरे दल के द्वारा पढ़वाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है वर्तमान में? तो देखिए उसके कुछ कारण हैं कि दल शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला है योग्य शिक्षकों का अभाव। टैलेंटेड शिक्षक नहीं रहे ज़्यादा, योग्य शिक्षकों की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। लेकिन मजबूरी है कि शिक्षकों के पद भी भरने हैं, तो धीरे धीरे योग्य शिक्षकों का अभाव होता जा रहा है। तो एक जो पूरी तरह से योग्य शिक्षक नहीं होता, वो अकेला जाकर कक्षा में शिक्षण ढंग से नहीं करवा पाता। कुछ स्किल्स, कुछ कौशलों की उसमें कमी होती है। सारे स्किल्स, सारे कौशल एक शिक्षक में नहीं मिल पाते हैं, इसलिए दल शिक्षण की आवश्यकता पड़ी। 3-4 शिक्षक मिलकर अलग अलग स्किल से, अलग अलग कौशलों से अध्यापन करवा देते हैं। तो पहला कारण तो क्या है इसकी आवश्यकता पड़ने का? योग्य शिक्षकों का अभाव, योग्य शिक्षकों का अभाव। दूसरा देखिए, छात्र संख्या में वृद्धि। पहले 10-20 छात्र रहते थे एक क्लास में, आज आप चले जाओ आपको 50 छात्र भी मिल सकते हैं एक क्लास में, 60 भी मिल सकते हैं आपको एक क्लास में। मुझे तो मिले थे एक क्लास में 54 छात्र मिले थे, जाते हैं 12वीं में। पहली क्लास जिंदगी में कभी पढ़ाया ही नहीं मैंने। आप तो इंटर्नशिप में पढ़ा लेते हो, हमें तो ऐसे भी नहीं पढ़ाने का मौका मिला। बस 2-3 दिनों छोटी मोटी माइक्रो टीचिंग करी थी और 4000 खड़ा कर देते हैं 12वीं क्लास में 54 बच्चा की माँ। हाँ सोचो कहीं बीते था के ऊपर और पढ़ाए, वहाँ भी पढ़ाए। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी भी परिस्थिति को टैकल कर लें। मान लो आप आज व्याख्याता बन जाते हो हिंदी के और आपको भेज दे 12वीं क्लास में, जहाँ लंबा लंबा हो तो यूँ करता हो। हाँ आजकल तो दाढ़ी मुझे आती है, बड़े बड़े हो जाते हैं 12वीं में बच्चे। हाँ अब वहाँ जा रहे हैं पढ़ानो। सोचो लाख भाई तो नहीं इच्छा था कि नौकरी देखा, सोचो पे किसा पढ़ा होगा। तो अब हम 5वीं क्लास में कंदावजी में कणकाए हो, 10वीं में कंदावजी में घबराहट हो तो ना हो। तो उसके लिए आपको ये शिक्षण जरूरी है भाई। नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन नॉलेज के साथ में उसको बताना आना भी चाहिए। तो आजकल छात्र संख्या में वृद्धि हो गई, इसलिए भाई एक टीचर पूरी कक्षा को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो 3-4 शिक्षक मिलकर पढ़ा देते हैं, वही दल शिक्षण हो गया। शिक्षण के क्षेत्र में नित्य नए अनुसंधानों का होना। शिक्षण में नए नए अनुसंधान होते जा रहे हैं। वही नहीं कि पुराने जमाने में जैसे पढ़ाया जाता था वैसे पढ़ाया जा रहा हो। आज भी नई नई किताबें आती जा रही हैं, नए नए तरीके आते जा रहे हैं, नए नए अनुसंधान होते जा रहे हैं। इसलिए भी दल शिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। पाठ्यक्रम में व्यापकता होना। पहले सीमित होता था पाठ्यक्रम, आज देख लीजिए आप सामाजिक की 4-5 किताबें होती हैं। पहले एक सब्जेक्ट की एक छोटी सी किताब होती है, आज 4-4, 5-5 किताबें एनसीईआरटी की किताबें आने लग गई है, तो आगे सीबीएसई की भी आ सकती है। हाँ तो धीरे धीरे पाठ्यक्रम की व्यापकता बढ़ती जा रही है, इसलिए भी दल शिक्षण की आवश्यकता है। ज्ञान की वृद्धि होना। बच्चों में भी ज्ञान की वृद्धि होगी। 3री-4थी क्लास का बच्चा है, डरा रहा हूँ मोबाइल चला रहा है, भाई साहब हर चीज़ की नॉलेज है बच्चा है। तो बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होगी, तो आप में तो ज्ञान की वृद्धि और ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो पढ़ा पाओगे आप उन बच्चों को। टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं। शिक्षकों में व्यावसायिक स्तर का विकास होना। शिक्षकों में व्यावसायिक स्तर का धीरे धीरे विकास होता जा रहा है। व्यवसाय के लिए ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे समय में कम पढ़ाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं व्यावसायिक स्तर का विकास हो रहा है। तो सारे शिक्षक मिलकर पढ़ाना आवश्यक हो गया है। तो ये दल शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? 4-5 कारण है इसके। पहला, योग्य शिक्षकों का अभाव होना, छात्र संख्या में वृद्धि होना, शिक्षण के क्षेत्र में नित्य नए अनुसंधानों का होना, पाठ्यक्रम में व्यापकता का होना, ज्ञान की वृद्धि होना और शिक्षकों में व्यावसायिक स्तर का विकास होना। ठीक है। दल शिक्षण के अवगुण देखिए। आपने गुण देख लिए, इसकी विशेषताएं, प्रकार सब देख लिया, अब इसके अवगुण भी हैं कुछ। क्या अवगुण है? पहला है कि शिक्षकों में समन्वय व तालमेल का अभाव। इसमें क्या होता है कि एक शिक्षक नहीं, 2 या 2 से ज्यादा शिक्षक मिलकर एक साथ दल शिक्षण करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उन शिक्षकों में तालमेल नहीं बैठ पाता। देखा होगा आपने कि सारे शिक्षकों में तालमेल नहीं होता है, एक दूसरे से कहीं हिस्सा करते हैं, जलनवश या मनमुटाव होता रहता है। तो मान लो ऐसे 3 शिक्षकों को लगा दोगे आप पढ़ाने में, तो वो ढंग से कार्य करेंगे क्या? कभी नहीं करें। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे विरोधी 2 शिक्षक, वो तो सोच रहे हैं और भड़काओगे, हाँ लो करो, हाँ लड़ो। हाँ यही कहेगा ना, यही तो कहेगा, यही कहेगा। हाँ तो ये इसका अवगुण है इस विधि का। जब तक शिक्षकों में तालमेल नहीं हो सकता, ये शिक्षण सफल हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में।
भाई 4 शिक्षकों का दल बनाया तो चारों में अच्छा तालमेल होना चाहिए, चारों में टीम भावना होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। तो ये पहला अवगुण है। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण शिक्षकों में दायित्वहीनता का आ जाना। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है पूरी क्लास का, सारे शिक्षकों का जितने दल में होते हैं। अब सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या होता है, कोई सोचता है मार गए काम से पढ़ा होगा पढ़ा लेगा, हाँ तो तुम आपका ध्यान दे रहा है दो माँ कहाँ पे, वो दो ध्यान दे रहे माँ कभी कहीं से यही ध्यान है, माँ भी कहीं ध्यान। तो वो है सामूहिक होता है उत्तरदायित्व, एक करे तो भी सबका भला होता है, और सभी और दो नहीं करेंगे तो दो का भी नुकसान होगा। वो तो सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण शिक्षकों में दायित्वहीनता आ जाए, कोई दायित्व ही नहीं लेता अपने ऊपर। लघु कालांश अवधि में प्रयोग असंभव। 35 मिनट का कालांश होता है, 40 मिनट का कालांश होता है, उसमें इतना सारा शिक्षण कैसे करवाया जा सकता है। उसके लिए 2 या 3 कालांश हो या 1-1.5 घंटे का समय दिया जाए तब दल शिक्षण सफल हो सकता है। तो ये इसके अवगुण है, शिक्षकों में समन्वय अथवा तालमेल का अभाव पाया जाना, सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण शिक्षकों में दायित्वहीनता का आ जाना, और लघु कालांश अवधि में प्रयोग असंभव होता है। ठीक है, ये हुई अपनी दल शिक्षण विधि खत्म।